हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल। एक यूएस डॉलर 80 इंडियन रुपीस के बराबर क्यों है और एक कुवैती दिनार इतना ज़्यादा वर्थ क्यों करता है? ये बस रैंडम नहीं है। इट्स ऑल अबाउट ट्रेड, पॉलिसीज और ग्लोबल फाइनेंशियल इंटरेक्शंस। चलिए इस मिस्ट्री को समझते हैं आज और समझते हैं करेंसीज के वैल्यू के पीछे का लॉजिक क्या है, उसको एक्सप्लोर करते हैं। करेंसी का वैल्यू या एक्सचेंज रेट बताता है कि करेंसी का दूसरी करेंसी के कंपैरिजन में इतना वर्थ क्यों है। सोचो आप यूएस जाने वाले और एक्सचेंज बूथ पे पता चलता है कि एक यूएस डॉलर के लिए 80 रुपीज़ देने पड़ेंगे, लेकिन ये वैल्यू डिसाइड कौन करता है, कैसे होता है? तो मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, दो आइलैंड हुआ करते थे, टोमेटो आइलैंड और अनियन आइलैंड। टोमेटो आइलैंड के लोग फ्रेश और जूसी टोमेटोज ग्रो करते थे और अनियंस आइलैंड के लोग फ्लेवरफुल अनियंस। ट्रेड इजी बैलेंस बनाने के लिए दोनों आइलैंड्स ने अपनी अपनी करेंसी बनाई थी या टोकन जैसा कुछ बनाया था। तो टोमेटो टोकन्स और अनियन टोकन्स। शुरुआत में एक टोमेटो टोकन्स एक अनियन टोकन के बराबर था। कुछ टाइम के बाद टोमेटो आइलैंड के लोग समझदार हो गए और उन्होंने टोमेटोज के प्रोडक्शन को और बढ़ाया, ज़्यादा मेहनत की और बहुत सारे टोमेटोज प्रोड्यूस किए। दूसरी तरफ अनियंस वालों के आइलैंड की प्रोडक्शन इतनी नहीं हुई, इससे टोमेटोज वालों के टोकन की वैल्यू बढ़ गई और अब वो दोगुनी हो चुकी है। एक टोमेटो टोकन का वैल्यू अब 2 अनियंस टोकन हो गए। अब टोमेटो आइलैंड्स वालों ने सिर्फ टोमेटोज नहीं ग्रो करे, अब वो अपग्रेड हुए और उन्होंने एक पिज़्ज़ा शॉप खोल लिया जिसमें उन्हें टोमेटोज का यूज़ करना शुरू कर दिया। अनियंस आइलैंड के लोग और कोई तीसरे आइलैंड के लोग भी पिज़्ज़ा के बड़े फ़ैन बन गए और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा टोमेटोज टोकन सेव करने शुरू कर दिए ताकि वो टोमेटोज या पिज़्ज़ा खरीद सकें। पिज़्ज़ा और टोमेटोज की डिमांड बढ़ने लगी और उसके साथ ही टोमेटोज के टोकन की वैल्यू भी बढ़ने लगी। अब एक टोमेटो टोकन के बराबर 2 अनियंस टोकन हो गए हैं क्योंकि हर कोई टोमेटोज टोकन लेना चाहता है। दूसरी तरफ अनियन आइलैंड्स वाले वही पुराने तरीके से अनियंस ग्रो करते रहे और बिना किसी नए आइडिया के। उसका एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं बढ़ा और अनियंस टोकन्स की डिमांड गिरने लगी। कुछ लोग तो टोमेटो टोकन्स यूज़ करने लगे क्योंकि पिज़्ज़ाज और टोमेटोज खरीदने में ज़्यादा वैल्यू दिखी उनको। टोमेटो आइलैंड की सक्सेस दिखाती है कि इनोवेशन, एक्सपोर्ट्स और डिमांड एक करेंसी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। वही अनियन आइलैंड का स्टैग्नेंट रहना दिखाता है कि अगर प्रोग्रेस नहीं किया तो करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी। सप्लाई और डिमांड को समझते हैं यहाँ पे अभी वापस। करेंसी का वैल्यू सप्लाई और डिमांड पे डिपेंड करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाजार में सब्जियों का दाम उतार चढ़ाव होता रहता है, राइट। अगर एक करेंसी की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम तो उसका वैल्यू बढ़ता है। अगर सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है तो वैल्यू गिरना शुरू हो जाता है। यूएस डॉलर का वैल्यू हमेशा स्ट्रॉन्ग रहता है क्योंकि ग्लोबल ऑयल ट्रेड के लिए हर कोई डॉलर्स का ही यूज़ करना चाहता है। इस वजह से डिमांड हमेशा हाई रहता है। जिम्बाब्वे में जब हाइपर इन्फ्लेशन हुआ था तब लोग वहाँ के डॉलर्स को यूज़ करना बंद कर दिए थे, जिसकी वजह से उसका वैल्यू बिल्कुल गिर गया था। अभी ट्रेड और करेंसी डिमांड के बारे में समझते हैं। कंट्रीज के बीच का ट्रेड करेंसी डिमांड को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। अगर एक कंट्री ज़्यादा इम्पोर्ट करता है तो उसे फॉरेन करेंसी की ज़रूरत होती है, इसका डिमांड बढ़ता जाता है। इंडिया जब ऑयल एक्सपोर्ट करता है तो पेमेंट के लिए डॉलर्स चाहिए होते हैं, करेक्ट। इस वजह से इंडिया में डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है और वो रुपये के कंपैरिजन में स्ट्रांग हो जाता है। इसी तरह से चाइना का एक्सपोर्ट ज़्यादा है। जब दूसरी कंट्रीज चाइनीज़ गुड्स को खरीदती हैं तो उनके पास युआन होना चाहिए, जो चाइनीज़ करेंसी है। इससे युआन का वैल्यू स्ट्रांग हो जाता है। तो ये कैसे दिखाता है कि ट्रेड से कैसे करेंसी का डिमांड जो होता है वो बढ़ता है। अब हम समझेंगे कैसे इंटरेस्ट रेट जो है वो करेंसी की वैल्यू को अफेक्ट करता है। हायर इंटरेस्ट रेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करते हैं और इससे उस कंट्री की करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल 2023 में यूएस फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए थे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। इसका रिजल्ट ये हुआ कि ज़्यादा इन्वेस्टर्स आए और डॉलर स्ट्रांग हो गया। ऑब्वियसली जब इंटरेस्ट रेट हाई रहेगा तो इन्वेस्टर्स आपके कंट्री में आके इन्वेस्ट करना चाहेंगे क्योंकि उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रिटर्न मिलेगा। तो ये इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। जापान अपने इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी लो रखता है ताकि लोग ज़्यादा बोरो कर सकें और ज़्यादा खर्च करें।
इस पॉलिसी की वजह से येन वीक रहता है लेकिन इकोनॉमी को सपोर्ट मिलता रहता है। तो ये दूसरा दी लॉजिक है। बहुत लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि क्यों ना ऐसा करे गवर्नमेंट की बहुत सारा नोट्स छापना शुरू कर दे ताकि सबके हाथ में पैसा हो और गरीबी मिट जाए और सारा लोन चुकता हो जाए। लेकिन एक कैच है यहाँ पे, हम ऐसा कर नहीं सकते। अगर एक कंट्री ज़्यादा पैसा प्रिंट करने लगे तो इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाता है जो करेंसी की वैल्यू को कम कर देती है। अब एक छोटी सी एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। सोचो अगर मैंने इंडियन गवर्नमेंट को 100 रुपये का लोन दिया और इंडियन गवर्नमेंट ने वो 100 रुपये खर्च कर दिए, अब उनके पास सिर्फ 25 रुपये बचे, लेकिन अब वो लोन चुका नहीं पा रहे। तो वो क्या करे कि बहुत सारा इंडियन रुपीज़ उन्होंने छापना शुरू कर दिया, बहुत सारा छापा और मतलब इतना ज़्यादा सर्कुलेशन में आ गया कि रुपीज़ की वैल्यू बिल्कुल गिर गई। इसको हम लोग बोलते हैं डीवैल्यूएशन। अब 1 रुपये का जो एक्चुअल जो उसका ये हो गया है वो हो गया 10 रुपये। सो 1 रुपीज़ इक्वल टू 10 रुपीज़ ना, डीवैल्यूएशन 10 टाइम्स हो गया इसमें। तो अब जो 25 रुपये उनके पास बचे हैं वो तो अब 2500 रुपये मतलब 250 रुपये हो गए ना। 250 में से वो 100 रुपये वापस कर देंगे लोन के लिए। तो ये एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन उनको मिल गया, वो लोन तो वापस कर दिए, लेकिन उनका जो लॉन्ग टर्म एक प्रॉब्लम यहाँ पे आया वो ये हुआ कि रुपये का जो वैल्यू है वो 10 गुना गिर गया है। अब वो 1 रुपये जो है वो 10 रुपये के बराबर है। इंटरनेशनल मार्केट में अब रुपये का वैल्यू कम हो गया है, कोई भी रुपीज़ नहीं खरीदना चाहेगा। तो ये डीवैल्यूएशन होता है। 1920 में जर्मनी ने अपने वॉर प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा मनी प्रिंट किया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि लोग अगर ब्रेड खरीदने भी गए थे तो उन्हें मतलब समझ लो कार भर भर के पैसे ले जाने पड़ते थे बेसिक सामान को खरीदने के लिए भी। इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो गया था। इसी तरह से जब भी हम बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाता है ज़्यादा मनी छापने के मेथड में, तो फिर बेसिक सामान भी इतना ज़्यादा महंगा हो जाता है कि आप समझ रहे हो ना कि 10 टाइम ज़्यादा। अभी आप जैसे 60 रुपये का आलू खरीदते हो जाके 1 किलो, वो अब सीधा 600 रुपये का मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये इन्फ्लेशन होता है। क्यों कुछ करेंसी स्ट्रांग होती है? कुछ करेंसी स्ट्रांग होती हैं वैल्यूएबल रेशियोज या स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ की वजह से, लेकिन स्ट्रांग करेंसी का मतलब हमेशा स्ट्रांग इकोनॉमी नहीं होता है। कुवैत दिनार स्ट्रांग है क्योंकि वो ऑयल एक्सपोर्ट से टाइड अप है, स्ट्रिक्ट मॉनेटरी कंट्रोल से और ऑयल एक्सपोर्ट से टाइड अप है। जापान अपने येन को डेलिबरेटली वीक रखता है ताकि एक्सपोर्ट हो, जैसे कार्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिटिव बने रहने के लिए। तो ये दिखाता है कि अगर आपका करेंसी वीक भी है तो हमेशा इसका मतलब ये नहीं कि आपकी इकोनॉमी जो है वो वीक है। येन जापान का जो करेंसी है इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। हिस्टोरिकल टाइम्स में गोल्ड रिजर्व्स को एक समय पे करेंसी के वैल्यू को डिफाइन करते थे। इसलिए आप देखोगे कि जो यूएस है वो पुराने ज़माने में उनके पास गोल्ड का सबसे ज़्यादा रिजर्व होता था। इस वजह से डॉलर को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वैल्यू उस समय मिला था, क्योंकि उनके पास सबसे ज़्यादा उसको बैक करने के लिए उनके पास गोल्ड रिजर्व बहुत ज़्यादा होते थे। तो गोल्ड स्टैंडर्ड के दौरान ब्रिटिश पाउंड गोल्ड के रिजर्व के साथ टाइट था, जो उनके पाउंड स्टेलिंग को भी ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बनाता था। तो वो हिस्टोरिकल टाइम में होता था, अब ऐसा नहीं है। अब गोल्ड रिजर्व्स जो हैं वो तय नहीं करती कि आपकी करेंसी का क्या वैल्यू होगा, बट हिस्टोरिकल टाइम्स में ऐसा होता था। और जो अब यूएस डॉलर जो स्ट्रॉन्ग बना हुआ है वो उस समय से बना हुआ है, और बाद में उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और उनका इकॉनमी इतना अच्छे से इतना बूम आया कि डॉलर कभी भी वापस गिरा ही नहीं। सो इट ऑलवेज स्टूड एज द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी, और आज भी इंटरनेशनल ट्रेड उसी यूएस डॉलर के थ्रू होता है। ऑयल ट्रेड भी वन ऑफ द रीज़न है कि जो यूएस का डॉलर है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ऑयल का सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल इज़ यूएस। तो यूएस का जो डॉलर है इसका वैल्यू भी इस वजह से बढ़ा हुआ है, क्योंकि जहाँ जहाँ पर भी पेट्रोलियम या ऑयल की ज़रूरत है उन सब के पास डॉलर होना ज़रूरी है, क्योंकि उनको यूएस से ख़रीदना पड़ेगा ऑयल। तो इस वजह से हर जगह डॉलर का डिमांड बढ़ता रहा और इस तरह से उसका वैल्यू हमेशा स्ट्रॉन्ग होता रहा। तो दोस्तों, करेंसी का जो वैल्यू है वो कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ, ट्रेड और पॉलिसीज़ का एक रिफ्लेक्शन होता है। एक्सचेंज रेट्स के पीछे का साइंस भी समझना ग्लोबल कनेक्शन को समझने में मदद करता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें, ताकि लोग समझ सकें, क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि लोग समझें कि ये
करेंसी का वैल्यूएशन कैसे तय होता है और क्या इसके पीछे जो डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं। गुरुकुल के साथ ऐसे ही बने रहें और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, यू बीन ए वेरी ग्रेट ऑडियंस।